हाय एवरीवन, दिस इज शशांक वाजपेयी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग ने एक नए टॉपिक को पिक किया है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या नाम है उसका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो कार्बन होता है वो क्या होता है और उनके कंपाउंड्स क्या होते हैं। लाइव क्लास चल रही है, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, नए नए चैप्टर को स्टार्ट करने का यही मोटिव है कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है हम लोगों ने उसे रिवाइज कर लिया है। ठीक है, और इस चैप्टर में जो बेसिक है उसे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक डिस्कस करने के लिए हमने पहले इसे एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले इसे हम पहले एनसीईआरटी से नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इसकी जो थ्योरी है उसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने उस थ्योरी को बना लिया है और स्लाइड बाय स्लाइड आपको उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में करिए। ठीक है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस नए चैप्टर को। और आपको पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री में, अगर मान लीजिए केमिस्ट्री 30 मार्क्स की आती है, अगर मान लीजिए बोर्ड में केमिस्ट्री 30 मार्क्स की आती है तो मान लीजिए कि 50% मार्क्स मतलब 15 मार्क्स तो यही अकेले एक चैप्टर कैरी करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ना और धीरे धीरे समझना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इस नए चैप्टर को देखते हैं इसमें हमें क्या बताया जाता है। चीज़ों को आराम से समझेंगे। मान के चलिए कि 20 मिनट की होने वाली है ये क्लास, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी क्लास। ठीक है, 5 6 7 जितने भी लेक्चर्स लगेंगे हम लोग उन्हें धीरे धीरे देखेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए 2 या 3 वीडियोस में हो पाना असंभव होगा। पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी बुक को रीड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया गया। इसमें हमें बताया गया है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया गया है। इसमें आपको बताया गया है, जो चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर का क्या नाम है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कार्बन क्या होता है। व्हाट इज कार्बन? कार्बन क्या होता है, जो बार बार हम टर्म यूज कर रहे हैं, कार्बन कार्बन, ये क्या होता है। ठीक है, तो क्या बताया गया है ध्यान से समझिएगा। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक एलिमेंट होता है। सभी चीज़ों को आपको पॉइंट के थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि आप इन पॉइंट को सेम टू सेम याद कर लें और समझ लें। कार्बन एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल सी होता है। सी से हम लोग कार्बन को डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है डिनोशन, इसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट के कुछ स्पेसिफिक सिंबल होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन को हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर बताया गया, इट इज़ अ नॉन मेटल। जो कार्बन होता है ये क्या होता है? ये एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, ऑल द थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो किससे बने हुए हैं? वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ से हमें बात ये पता चली कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। समझने की कोशिश करिए। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था? जो मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर नंबर 3 था, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि जो बॉन्ड्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उन्हें हम लोग आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में।
जो बॉन्ड्स, फिर से बता रहे हैं, जो बॉन्ड्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, या उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, या उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और बताया गया कि कार्बन कौन से बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के लिए एक नया टर्म आ गया, नया टर्म आ गया कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो बताए दे रहे हैं आपको, कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं। समझने की कोशिश करिए क्या होता है शेयरिंग। ठीक है, अभी आपको बताया जाएगा, सभी चीज़ें आपको आसानी से बताने की कोशिश है। ठीक है, क्या होता है देखिएगा, इसका जो कार्बन होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। सभी गैस जो नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन हैं उन्हें अटेन करना चाहते हैं। क्यों अटेन करना चाहते हैं, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं वो कैसी होती हैं, वो स्टेबल होती हैं। वो कैसी होती हैं, वो स्टेबल होती हैं। ठीक है, ये सब आपको पता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं। और सभी एलिमेंट चाहते हैं कि जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो जाए, वो नोबल गैसेस के जैसा ही हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये सब क्या करते हैं, जिन एलिमेंट्स का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह वो तो ठीक है, नहीं तो शेयरिंग या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमें पता है कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो है 6, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि लास्ट सेल में जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। ठीक है, जब हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल को पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कोई एलिमेंट क्या करता था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता था। हमने देखा था वहां पर जो क्लोरीन था उसका एटॉमिक नंबर 17 था, 2,8,7। उसके लिए ये आसान था कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो वो क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2,8,8 बना लेता था। ठीक है, यहां पर आपको क्या बताया गया है, यहां पर आपको बताया गया है कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर है 2,4। ठीक है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकता है। और जो हीलियम होता है, जो कि एक नोबल गैस है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकता है। या चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है। और आर्गन एटॉमिक नंबर 10 है, जो कि नोबल गैस है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अटेन कर सकता है। लेकिन ना ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है ना ये लेता है, तो फिर ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ध्यान से देखिएगा क्या बताया गया है, इसमें आपको समझने की कोशिश करिए। इसमें आपको बताया गया कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर है 6, मीन्स न्यूट्रल एटम ऑफ कार्बन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूट्रल कार्बन एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स को। So electronic configuration of carbon is 2,4. It could either gain or lose 4 electrons to achieve inert gas electron configuration and become stable. आगे क्या बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। जो कार्बन का एटम होता है उसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझने की कोशिश करिए, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट हैं, ये जो न्यूक्लियस है इससे स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं। इससे क्या रहते हैं, इससे स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं। ठीक है,
इसीलिए जो कार्बन का एटम होता है, इसीलिए जो कार्बन का एटम होता है वो कैसा होता है, वो स्मॉल होता है। वो कैसा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू ऐड एज मैनी एज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अ कार्बन एटम ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें बताया गया है, आगे वाले ऊपर वाले पॉइंट में बताया गया है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव। ठीक है, इसीलिए बताया गया है कि जो कार्बन है ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि जो इसके आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस के थ्रू बहुत ही ज़्यादा फोर्स से हेल्ड हैं, अटैच्ड है ना, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, वो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे क्यों नहीं सकता। ठीक है, तो अब आपको क्या बताया गया है, आगे आपको बताया गया है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले क्यों नहीं सकता है। ठीक है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले क्यों नहीं सकता है, तो इसमें आपको बताया गया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड एज मैनी 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अ कार्बन एटम ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी का जो लेवल है, जो कार्बन एटम बहुत ही छोटा है, जो इसमें एनर्जी का लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं सकता है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं सकता है क्योंकि इसके पास क्या है, पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को और ले लिया, ठीक है, तो इसके पास जो माइनस का साइन है, वो क्या है, माइनस चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, इकट्ठे बढ़ जाएगा, जिसके कारण एनर्जी का कंसंट्रेशन हो जाएगा, एनर्जी का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, देयरफॉर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए जो कार्बन होता है ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ तक पहले स्लाइड में कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो तुरंत कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर को हमने बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया है, सभी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या बताया गया है आगे, कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। कार्बन कैसा कंपाउंड है, कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। तो सवाल बनता है कि टेट्रावैलेंट क्या होता है, टेट्रावैलेंट क्या होता है, ये टर्म हमारे लिए नया है तो ध्यान से सुनिएगा। टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब होता है 4, और वैलेंट मतलब क्या होता है, वैलेंसी होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी, टेट्रा वैलेंट इसीलिए बोला गया है। ठीक है, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी। 1 कार्बन एटम्स रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 होती है, इसीलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो लाइन बनाई गई, जो चारों लाइन बनाई गई, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये कार्बन की जो वैलेंसी है उसे रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये चीज़ें। ठीक है, ये देखिए इस फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो कार्बन होता है इसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकिंग क्या होता है समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये कार्बन है, ये एक कार्बन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर हम यहाँ पर एक कार्बन को लगा दें, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन को लगा दें तो फिर इसकी 3 वैलेंसी खाली हो जाएंगे ना, एक तो ये देखिए जुड़ गया और 3 फिर खाली हो गई। फिर हमने क्या किया, हमने फिर यहाँ पर एक कार्बन लगा दिया और देखिए फिर 3 खाली हो गई। ठीक है, तो ये अनस्टेबल ना हो इसी तरह इसमें कार्बन क्या होंगे, ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, ऐड होते चले जाएंगे। और आप बताइए, अगर इस तरह इसमें कार्बन ऐड होते गए तो क्या ये कभी ख़त्म होगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। ठीक है, ये इसी तरह चलता ही रहेगा। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे क्या बताया गया है समझने की कोशिश करिए। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज टू फॉर्म एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कैटिनेशन। जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है, जो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है, इसे ही हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है
कि ड्यू टू अबव टू प्रॉपर्टीज अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जिसके कारण इतने ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो टेट्रावैलेंसी कार्बन की जो एक प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी, और जो प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के कारण इतने ज़्यादा कार्बन कंपाउंड हमारी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि जो कार्बन है उसके बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन नोन एज कैटिनेशन। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में, 118 एलिमेंट्स में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है कार्बन, और एक ऐसा भी एलिमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन। ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन सिर्फ किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन सिर्फ जिसमें सिलिकॉन्स के नंबर 7 हो या 7 से कम हो, 7 या 7 से कम हो, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा लंबी चेन्स को नहीं बनाता। आगे क्या बताया गया है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जो कार्बन है ये किस फॉर्म में अकर होगा, इसे हम किस फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कार्बन अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा, एज वेल एज कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका यही हुआ कि जो कार्बन है ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब जैसे ही हमने कार्बन को देखा, मतलब हमने इसे इस फॉर्म में पाया कि हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, यही मतलब हुआ फ्री स्टेट का। और बताया गया कि कंबाइंड स्टेट में भी पाया जा सकता है, किस फॉर्म में? कंपाउंड्स के फॉर्म में। क्या बताया गया फर्स्ट पॉइंट में? इन फ्री स्टेट कार्बन अकर्स इन द नेचर मेनली टू फॉर्म्स में अकर होता है। किसमें? डायमंड में होता है और ग्रेफाइट में होता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जो कार्बन होता है, अगर वो फ्री स्टेट में पाया गया तो उनके कौन कौन सी दो फॉर्म्स होंगी, तो डायमंड होगा और ग्रेफाइट होगा। और आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट की बातें हैं कि अभी जल्दी में ही एक इसका नया फॉर्म पा लिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं बकमिस्टर फुलरीन। नया टर्म है, ध्यान से समझिएगा। बकमिस्टर फुलरीन क्या होता है? जब हमने कार्बन के 60 एटम्स को आपस में ऐड कर दिया, इसी तरह जब हमने कार्बन के 60 एटम्स को आपस में ऐड कर दिया, तो ये क्या बना देगा? ये एक फुटबॉल की तरह एक फिगर बना देगा, फुटबॉल की तरह एक क्लोज्ड स्फेरिकल फिगर को बना देगा। उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे बकमिस्टर फुलरीन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या बताया गया वहां पर आपको बताया गया इन कंबाइंड स्टेट कार्बन अकर इन नेचर। जो कार्बन होता है वो किस स्टेट में भी पाया जाता है? वो कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। किस फॉर्म में? कंपाउंड्स के फॉर्म में, सच एज CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी कार्बन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स लाइक लाइमस्टोन, मार्बल। ठीक है, लाइमस्टोन CaCO3 में भी कार्बन है ना, ये देखिए कार्बोनेट है ना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का फॉर्मूला। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इन सब में भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है? जो कार्बन्स के क्या एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं समझने की कोशिश करिएगा। The various physical forms in which an element exists are called allotropes of the elements। जो भी किसी एलिमेंट्स की जो फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, जिनमें वो एग्जिस्ट कर सके, उसे हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं। द फिजिकल स्टेट इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो किस फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है? तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन के फॉर्म में कार्बन फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताया गया?
अब यहाँ पर जो डायमंड और ग्रेफाइट और फुलरीन आपको बताए गए, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि डायमंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रेफाइट में और फुलरीन में आपको यूजेस नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। फुलरीन मान के चलिए कि ये बोर्ड में आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो जो पढ़ना है, जो जो समझना है, वो है डायमंड और ग्रेफाइट, क्योंकि सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं डायमंड या ग्रेफाइट में, या पूछ लिया गया प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या होते हैं डायमंड में, सेपरेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। डायमंड की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ठीक है। इसमें क्या होती है? इसमें काफ़ी ज़्यादा चमक होती है। इसमें क्या होती है? इसमें काफ़ी ज़्यादा चमक होती है, ब्रिलियंस होता है। आप लोगों को पता है कि डायमंड में क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा चमक होती है। क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीम हार्ड, और ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हार्डेस्ट। ये क्या लिखा हुआ है? हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ठीक है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि क्या डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? तो भाई बिल्कुल नहीं, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको डायमंड के यूजेस बताए गए हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग ग्लास कटर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण इसे हम लोग जो ग्लास होता है इसे कट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लास कटर बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। यूज इन ज्वेलरी मेकिंग, इसको हम ज्वेलरी में यूज करते हैं, ठीक है। और यूज्ड बाय आई सर्जन टू रिमूव कैटरैक्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कैटरैक्ट क्या होता है। कैटरैक्ट जिसे हम लोग हिंदी में मोतिया बिंदु की बीमारी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें बेसिकली जो हमारी आँख होती है इस पर वाइट कलर की एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे आई से रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है। इसीलिए जो आई सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं, ऐसे पेन्स को बनाते हैं जिससे कैटरैक्ट को ईजिली निकाला जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या बताया गया इसमें? आपको बताया गया, ये लास्ट स्लाइड होने वाली है, ठीक है। मान के चलिए 2-3 मिनट की क्लास और होने वाली है, ठीक है। क्या बताया गया ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जो ग्रेफाइट होती है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिनके आसपास देखा जा सकता है, आर पार उनके देखा जा सकता है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट मतलब होता है कि जिसमें थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखे, उसे हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और ओपेक उसे बोलते हैं जिसके आर पार, जिसके वन साइड से दूसरी साइड की तरफ देखा ही नहीं जा सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ओपेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा सब्सटेंस है? ये एक ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है, ठीक है। क्या बताया गया है? इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच, और जो इसका नेचर होता है वो स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब आप अपनी बुक खोलेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें आपको डायमंड और ग्रेफाइट का फिगर मिलेगा, और आप ध्यान से देखिएगा जो ग्रेफाइट का फिगर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे देखने को। उसमें क्या होंगे? उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस फिगर में आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसके बाद आपको ग्रेफाइट के यूजेस बताए गए। ड्यू टू इट्स स्लिपरी नेचर पाउडर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। इसे हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं, जैसे ग्रीस व्रीस को यूज करते हैं ना, लुब्रिकेंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसे इलेक्ट्रोड्स को मेक करने में इसका यूज़ करते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रोड्स को बनाते हैं, इलेक्ट्रोड्स आपको पता होने चाहिए कि जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो जो इस तरह कुछ फिगर में आपको दिखते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड्स के बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बताया गया ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कोर्स ऑफ अवर पेंसिल लीड्स, जिसे हम लोग लीड बोलते हैं, ठीक है। जो पेंसिल की लीड होती है उसमें इसका यूज होता है। कार्बन ब्रशेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज
मेड ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, फिजिक्स में आपको एक चैप्टर मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 2 है। उसमें आपको, ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें उसका जो फिगर होता है वो कैसे बनता है, वो कैसे वर्क करती है। और वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जो कार्बन ब्रिसेस होती हैं, जो कार्बन ब्रिसेस होती हैं वो किसकी बनी रहती हैं, वो ग्रेफाइट की बनी रहती हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट का बनने का कारण यही है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक, बकमिस्टर फुलरीन के बारे में आपको बताया गया। बकमिस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम। C60 जिसे हम लोग कहते हैं, कार्बन के 60 एलिमेंट्स को जब एटम्स आपस में अटैच्ड हो जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बकमिस्टर फुलरीन। इट इज़ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और ये किस नेचर का होता है, ये डार्क होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो आपको ये लास्ट पॉइंट बताया गया, ये ग्रेफाइट डायमंड से अलग है क्योंकि डायमंड काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जो ग्रेफाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और जो बकमिस्टर फुलरीन होता है यहाँ पर आपको बताया गया, इट इज़ नाइदर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट। ये ना ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग इसका आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग अस।